जिनवू, जो दुनिया में सबसे कमजोर गंदी शक्ल वाली अकेले हंटर के रूप में जाना जाता है, वो एक डंजन में मरते मरते बचता है और उसको उस एक्सपीरियंस से एक एबिलिटी मिलती है लेवल अप करने की। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, जिसकी मदद से उसकी गंदी शक्ल अच्छी होने लगती है और वो जीरो से हीरो बन जाता है। पर ये बकलोली शुरू होती कैसे है, चलिए जानते हैं। एक सुनसान आइलैंड पर कुछ हंटर्स का ग्रुप, जिनको डर नहीं लगता है, वो विशाल चींटियों के साथ कुश्ती कर रहे होते हैं। उनका लीडर सीधे उन विशाल चींटियों में से एक के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी टीम को भाषण देकर एकजुट करता है कि कुछ भी हो जाए, उन्हें टिके रहना है और लड़ते रहना है, पीछे हटने की सोचना भी मत। हंटर का एक और ग्रुप इन विशाल चींटियों से ठुकाई करवा रहा है और उनका लीडर अपनी मौत का वेट कर रहा है। यहाँ तक कि इन चींटियों में से एक चींटी तो उसको चौमिन समझकर खा रही है। वो हंटर भी सोच रहा है कि आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर एक आदमी आसमान से टपकता है और अपनी हीलिंग पावर के साथ बंदे को बचा लेता है। यह आदमी अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और लीडर को ठीक कर देता है। लीडर चिल्लाकर बंदे को बचने के लिए बोलता है जिसपे हमला होने वाला है, लेकिन उसकी जान जल्दी ही बच जाती है। जिस हंटर ने उसे बचाया वो अपने दोस्तों को अपने सिग्नल पर हमला करने के लिए बोलता है। टीम का अगला बंदा चींटियों की चटनी बनाने वाली मशीन है और पहले वाले ग्रुप को एहसास होता है कि वो तो एनिमे के साइड कैरेक्टर थे और उनकी आंखें खुली रह जाती हैं जब वो बंदा चींटियों की चटनी बनाता है। वह बिना पसीना बहाए लाल चींटियों को खत्म कर देता है, लेकिन फिर एक ग्रेट खली से भी बड़ी आकार की अल्बाइनो चींटी की एंट्री होती है। टीम डिसाइड करती है कि वो बिग बॉस चींटी को पिलेगा और तब तक हीलर अपने जादू से जख्मी लोगों को ठीक कर देगा। ये सख्त लोंडे एक्शन में आ जाते हैं। अल्बाइनो चींटी के खौफनाक और गंदे चेहरे के हाथों को फाड़ने के लिए वो उनकी तेल लगाकर मारते हैं। मेरा मतलब है कि वो उनको लंबे सख्त डंडे पर तेल लगाकर मारते हैं। फिर टॉप वाला एस रैंक वॉरियर उन चींटियों की पिटाई चालू कर देता है और बड़ी वाइट चींटियों की चटनी निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो जीत कर डांस करने वाले होते हैं, अल्बाइनो चींटियों की सीना ऐसे आती है जैसे फ्री में मिल रहे भंडारे में लोग आते हैं और पता चलता है कि ये बड़ी चींटियां तो केवल ट्रेलर थी, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। लेकिन इन हंटर्स को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि ये सारी चींटियां मेरा मतलब चालाक हैं। मैजिक वाला बंदा अपने मैजिक से बीस्ट को रिचार्ज करता है और मसल की दुकान हल्क मोड में एक्टिवेट हो जाती है। शहर से लोग उनकी लड़ाई को बढ़ते हुए देख सकते हैं और ये बंदा जिसका नाम चोई है को राहत मिलती है कि वो ठीक टाइम पर पहुंच गए। चोई शहर में चींटियों की एक बड़ी सेना से लड़ रहा है और अपनी आग की लपटों से सबको जला देता है और उनको कोयले में बदल देता है और उसकी मच्छर मारने वाली टीम फाइट के लिए रेडी है। पर ये सब बकलोली की शुरुआत हुई कैसे, और हमें पता चलता है कि एक दिन अपने आप दुनिया भर में मिस्टीरियस गेट ओपन होने लग गए और फिर उनमें से मॉन्स्टर्स भी बाहर निकलने लगे। रेगुलर वेपन से उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था, इसलिए सभी लोग संकट में पड़ जाते हैं। पर कुछ लोगों के पास सुपर पावर आती है जो सबको बचा लेते हैं और उनको नाम दिया जाता है हंटर्स और सभी को रैंक भी दी जाती है उनकी पावर के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब उनको उनकी पावर मिल जाती है तो वे हमेशा के लिए एक ही रैंक में अटक जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह यूनफे की बहन वॉशिंग मशीन में अटक गई थी। और उनके पास अपनी ताकत को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, अपने हथियारों को अपग्रेड करते रहना। फिर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं और एक गंदे हेयर स्टाइल वाला बंदा पार्क टहलते हुए आता है और बताता है कि उसे डंजन में तैरने जाना है क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ फुटबॉल खेलकर उसको मोटा कर दिया है और अब उसको पैसे की जरूरत है डिलीवरी के लिए। फिर एक गंदी शक्ल वाला बंदा आता है, इसको देखने के बाद पीटने का मन करता है और इसका नाम है जिनवू और हर कोई उसको नमस्ते बोलता है। पार्क हैरान होकर पूछता है कि क्या ये जिनवू कोई खास बंदा है क्या, लेकिन पता चला कि वो एक ई रैंक हंटर है, मतलब सबसे कमजोर, बदसूरत, अकेला और गंदी शक्ल वाला। और जो उसने लास्ट टाइम सबसे आसान डंजन में अपनी ठुकाई करवाई थी ना, उसके बारे में तो पूछो ही मत। वो दोनों जिनवू की शक्ल गंदी है, इस बात को आराम से करने की कोशिश करते हैं ताकि जिनवू उनको सुन ना पाए। पर जिनवू के कान चमगादड़ की तरह हैं और शक्ल भी, इसलिए वो सब कुछ सुन लेता है उसी गंदी शक्ल के बारे में। फिर जूही आती है अपने हिलाते हुए बाल नोटी उड़ा के और पूछती है जिनवू से कि उसके गंदे थोपड़े पर पट्टी क्यों लगी हुई है। वो बताता है कि उसकी ई रैंक डंजन में काफी ठुकाई हुई है क्योंकि मानो या ना मानो उसकी जो टीम थी ना उसमें कोई हीलर ही नहीं था क्योंकि उसके दोस्त सख्त लौंडे थे। उन्हें लगा कि उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं है। जूही इस बात से खुश नहीं है और उसकी दोस्तों को माँ बहन की गाली देती है, लेकिन जिनवू अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि उसकी शक्ल गंदी है, अकल उसमें है नहीं और गुफा कोई भी हो वो अपनी ठुकाई करवाने में माहिर है। तभी लीडर सोंगची सभी को इकट्ठा करता है। वे सभी उत्साहित हैं क्योंकि सोंगची एक टॉप लेवल का हंटर है और जैसे ही
वो सब गेट में एंट्री लेने की तैयारी करते हैं। किम जिनवू को अपने पिछवाड़े को संभालने के लिए कहता है। उसे चिंता है कि वो अपनी टुकाई न कराने लग जाए फिर से। और पता चलता है कि जिनवू के पास एक बेकार सा चाकू है, क्योंकि वे गंदी शक्ल के साथ साथ एक भिखारी भी है, लेकिन वो इस मिशन को पूरा करने के लिए रेडी है। इसलिए वो दृढ़ निश्चय के साथ गेट में एंट्री लेता है। शहर के दूसरे हिस्से में हम चेयरमैन गनही को देखते हैं, जिसको हम दादाजी बोलेंगे। वो ये बताता है कि हंटर्स ऐसे स्टोन को बेचकर काफी सारा पैसा कमाते हैं और ये स्टोन उन्हें मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं। ये स्टोन्स खजाने की तरह है, क्योंकि इनका उपयोग टॉप लेवल के शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए किया जाता है। और माना क्रिस्टल भी सेम है, थोड़े वैसे ही हैं, लेकिन वो थोड़े कम फेमस हैं। सरकार इन स्टोन्स और क्रिस्टल का इस्तेमाल बिजली बनाने के नंबर 1 टूल के रूप में करना चाहती है, क्योंकि वे बहुत उपयोगी हैं और हवा को भी खराब नहीं करते हैं। जिनवू की ठुकाई की जगह पर वापस जिनवू अपना पहला एसेंस स्टोन हासिल करता है, लेकिन एक गॉब्लिन उसकी बैंड बजाने का फैसला करता है। जिनवू भी बैंड बजवाने के लिए रेडी है, लेकिन उसका भरोसेमंद चाकू उसको मेरी गर्लफ्रेंड की तरह धोखा दे देता है और मेरे दिल की तरह टूट जाता है, जिससे वो मेरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है और उसमें मेरी गर्लफ्रेंड की तरह घुस जाता है। चाकू पार्क उसकी हेल्प करने आता है और गॉब्लिन को मार डालता है और जूही उसको हील करती है और दोनों अपने दोस्तों को मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखते हैं। वो डंजन के बॉस की ठुकाई कर देते हैं और उसके पिछवाड़े के ऊपर नाचकर पार्टी करते हैं, लेकिन जूही अपना सिर खुजाकर सोच रही है कि जिनवू अभी तक हंटर क्यों बना हुआ है और बोलती है कि वो उसकी टुकाई देखकर काफी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी ऐसी तैसी करवा लेता है। वो सब लूट का माल इकट्ठा करते हैं। तभी एक और हंटर आता है और एक गुप्त सुरंग के बारे में बताता है। सबका उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक डबल डंजन है, यानी दोनों लूट। लेकिन फिर सोंगची ने रूल याद दिलाया कि वो उस गुफा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हंटर एसोसिएशन की परमिशन चाहिएगी उसके लिए। किम उस लूट को हड़पने के लिए नियम तोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन सोंगची के पास इसका फैसला लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सुझाव देता है कि वोट करते हैं। जूही और ग्रुप के आधे लोग डंजन को ना कहते हैं। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि गंदी शक्ल वाले जिनवू ने अभी तक वोट नहीं दिया है और उसका वोट डिसाइड करेगा कि वो गुफा में जाएंगे या नहीं। लेकिन वो जानता है कि उसका डिसीजन जीवन या मृत्यु हो सकता है। एक और तो वो सोच रहा है कि ज्यादा ठुकाई हुई तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर उसके सामने आती है उसकी असलियत। उसके पिता कामवाली के साथ भाग गए थे, क्योंकि वो उसकी गंदी शक्ल को नहीं देख सकते थे। उसकी माँ भी अस्पताल में चली गई जिनवू की गंदी शक्ल देखने के बाद, और उसकी बहन अभी भी स्कूल में है। उसकी दहेज का खर्चा भी तो उसको देखना है। तो एक सास के साथ वह कहता है लेटाओ जूही को। मेरा मतलब है कि वो कहता है चलो सुरंग में एंट्री करते हैं। इस बीच कर्मचारी नए हंटर्स को रैंक बताने के काम में लगे हुए हैं और हम हंटर गिल्ड के बॉस गिल्ड मास्टर चोई से मिलते हैं, जो अपने चेलों को होनहार नए बंदों का पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे गिल्ड में और अधिक लोगों की आवश्यकता है। तभी हम देखते हैं कि चोर एक बैग चुराकर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की सुपर हीरो की तरह झपट्टा मारकर बैग को वापस ले लेती है और चोरों को हिला देती है। मेरा मतलब है चोरों की दुनिया हिला देती है। वो बैग उस लड़की को वापस कर देती है, लेकिन भीड़ उसे एस रैंक हंटर चाक के रूप में पहचान लेती है। लेकिन लड़की को फेमस होना पसंद नहीं है, इसलिए वो इमारतों से बंदरिया की तरह छलांग लगाकर भाग जाती है। डंजन में वापस सब गुफा में और अंदर जाते हैं और जूही जिनवू की चॉइस के बारे में काफी ज्यादा गुस्सा है और उसको उस टाइम की याद दिलाती है जब वो मौत के दरवाजे पर था। जिनवू उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसका पिछवाड़ा बचाया था, और जूही सुझाव देती है उसे थैंक यू नहीं चाहिए, उसको जिनवू को चाहिए। साथ चाहिए उसको जिनवू का। डिनर पार्टी पर जिसको सुन जिनवू छोटी बच्ची की तरह शर्मा जाता है। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है और उन्हें लगता है कि इसके पीछे ही बिग बॉस छिपा होगा। शहर में वापस हंटर्स का एक ग्रुप दादाजी का एक वीडियो देख रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि ये पोर्टल्स लगभग 10 सालों से मौजूद हैं और डंजन अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। एक हंटर होना एक खतरनाक काम है। रेड के टाइम पर प्रो लेवल के हंटर को भी सावधान रहना होता है। वहाँ घमंड की कोई जगह नहीं है, बस एक ही रूल है, सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन डंजन में हमारे पास गधों का यह ग्रुप है जो पूरी तरह से रूल को भूल चुका है। वे इस रहस्य में सुपर स्केची दिखने वाले कमरे में इस तरह से टहल रहे हैं जैसे कि ये उनकी नानी का घर हो। अंदर उन्हें काफी सारे स्टैचू मिलते हैं और जिनवू ने एक स्टैचू देखा जो बाकी सभी की तुलना में बहुत बड़ा है। हर कोई अपना सिर खुजाकर सोच रहा है कि मॉन्स्टर कहाँ है। उन्हें वहाँ एक नियमों वाला एक पुराना बोर्ड मिलता है और सोंगची ने इसे पढ़कर बताया कि इसमें क्या बकलौनी लिखी है। इस बोर्ड पे 3 रूल लिखे हैं। पहला है
भगवान की पूजा करो। दूसरा है गॉड को अपनी आस्था दिखाओ। और लास्ट में है अपनी आस्था साबित करो, अन्यथा वो कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी जूही ने देखा कि विशाल मूर्ति उसके मिलकर्स को अपनी गंदी नजर से देख रही है और अचानक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सभी की हवा निकल गई। एक हंटर कहता है कि हमने गलती कर दी है और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन एक स्टैचू उस पर हमला करता है जिससे उसकी चटनी बन जाती है और वो एक पल में ही खत्म हो जाता है। हर कोई खौफ में आ जाता है और वो सोचते हैं कि वे कैसे बचेंगे। जिन्हों को ये अजीब लगता है कि स्टैचू डी रैंक होने के बावजूद काफी शक्तिशाली है। जैसे ही वो विशाल स्टैचू को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके पिछवाड़े को देख रहा है। रेड के दौरान तो उसकी ठुकाई हुई थी, उसको उसकी याद आने लगती है, जहाँ वो दूसरों के मुकाबले बहुत कमजोर था। इसके बावजूद उसने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे कुछ बुरा होने वाला है एहसास होता है, इसलिए वह सभी को छिपने के लिए कहता है। अचानक स्टैचू एक लेजर बीम से हमला करता है, जिससे जो कुछ भी उसके सामने आता है वो खत्म हो जाता है। सबकी फट जाती है और जूही कांपने लगती है। जिन्हों अपना सिर खुजाकर सोच रहा है कि वो इस खतरे में कैसे पड़ गया। बचने का कोई रास्ता ना मिलने पर उसे लगता है कि अब तो वो गए भगवान के पास। सबकी डर की मारी फटने लगती है और सॉन्ग सभी को चेतावनी देता है कि कोई भी हिलाना मत, मेरा मतलब है हिलना मत, क्योंकि वो मूर्ति उनके साथ फिर से लेजर लाइट के साथ खेल सकती है। वो जिन्हों के पास आता है और पूछता है कि इतना बड़ा वाला पट्टू होने के बाद भी उसने खतरे को कैसे जान लिया। जिन्हों बताता है कि उसके पेट की गुड़गुड़ से उसे पता चला। सॉन्ग पूछता है कि कल रात को मूली के पराठे खाए होंगे ना तूने, और जिन्हों बोलता है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लेकिन फिर जिन्होंने देखा कि सॉन्ग का तो एक हाथी गायब है और सॉन्ग जिन्हों से खून को रोकने में मदद करने के लिए कहता है और वो कुछ पट्टियां निकालता है, ये बताते हुए कि वो जूही से मदद मांगने वाला था, लेकिन मुश्किल के टाइम पर सबसे पहले उसकी हवा टाइट होती है। यही वजह है कि बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी वो आसान कामों के लिए अप्लाई करती है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा वाला झेल नहीं सकती है खतरा। सॉन्ग बताता है कि वो बी रैंक डंजन में जा चुका है, लेकिन ये बड़ी वाली मूर्ति का लेवल तो कुछ और ही है। उसे लगता है कि ये एस रैंक डंजन वाली मूर्ति होगी। वो टैबलेट पे लिखे नियमों को याद करता है और जिन वो अपने छोटे दिमाग से सोचता है कि ये विशाल मूर्ति गॉड है। सॉन्ग को लगता है कि वो सब बिल्ली है इस बड़े शेर के सामने और उन्हें जल्दी से भागने का कोई प्लान बनाना होगा। स्कूल में जिन्हों की बहन अपने भाई की हमेशा कैसे ठुकाई होती है के बारे में चुगली करती है। जिस लड़की को वो बताती है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन्हों जैसा गंदी शक्ल वाला एक हंटर है और उसे लगता है कि जब वो उससे मिलेगी तो वो उसे अच्छे से पेलेगी। डंजन में वापस सॉन्ग भागने की योजना बनाने में अपना दिमाग लगा रहा है। तभी एक हंटर की डर के मारे कुछ ज्यादा ही फट जाती है और वो तेजी से भागता है। मूर्ति तुरंत उस पर हमला करती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लगता है वो अपने क्रॉक्स को स्पोर्ट्स मोड में डालना भूल गया होगा। इसे देखते हुए जिन्हों समझ जाता है कि अगर मूर्ति चाहे तो उन्हें आसानी से मार सकती है। वो टैबलेट पर लिखे नियमों को याद करता है और सॉन्ग से उसके बारे में पूछता है। सॉन्ग बताता है कि पहला नियम था गॉड की पूजा करो। जिन्हों अपनी चिंता न करते हुए खड़ा होने का फैसला करता है। सॉन्ग उसे ऐसा करने से रोकता है, उसके बावजूद वो खड़ा होता है। हालांकि सॉन्ग जिन्हों के जीने के दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता है। जैसे ही गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से गोली मारने वाली होती है, जिन्हों चुपचाप झुक जाता है हमले से बचने के लिए और गॉड की मूर्ति फिर उसके पीछे से ले लेती है। जिन्हों सभी को ऐसा करने की सलाह देता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो अभी झुकेंगे तो वो टुकेंगे नहीं। ना चाहते हुए भी वे सभी झुक जाते हैं और मूर्ति की आंखें बंद हो जाती है, पर सबकी फटके चार हो जाती है जब वो मूर्ति को हंसते हुए देखते हैं। पार्क उन्हें आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, लेकिन उनकी ठुकाई तो अभी बस चालू हुई है, क्योंकि मूर्ति खड़ी होकर चलने लगती है और सबकी हवा टाइट हो जाती है। जिन्हों ग्रुप को दूसरा नियम याद दिलाता है, गॉड की तारीफ करो। एक बहादुर व्यक्ति ये सोचकर आगे बढ़ता है कि उसे ये तो आता है और वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, लेकिन मूर्ति केवल मुस्कुराती है, उस पर कोई असर नहीं होता। दुख की बात तो ये है कि उस आदमी की चटनी बन जाती है, जिससे सबकी चीखें निकल जाती है और हर कोई मूर्ति से दूर भागता है, पर मूर्ति उनका पीछा नहीं छोड़ती। पार्क अपने घर वालों के बारे में सोच रहा है जो उसका इंतजार कर रहे हैं और एक फैसला करता है। वो बाकी मूर्तियों में से एक के पास जाता है और जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहता है, लेकिन मूर्ति उसका गंदा वाला काट देती है। जिन्हों एकदम चौकन्ना है, वो देखता है कि हथियार वाली मूर्ति नुकसान पहुंचा रही है, जिसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां हानिकारक नहीं होनी चाहिए। वह सभी को इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास जाने को बोलता है। जिन्हों के अकॉर्डिंग वे सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों की ओर बढ़ते हैं और राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें
एहसास होता है कि वे सुरक्षित हैं। जिनवू जूही के साथ एक मूर्ति पर पहुंचता है पर वो मूर्ति एक्टिवेट नहीं होती है और वो समझ जाता है कि ये 2 लोगों के साथ एक्टिवेट नहीं होगी, इसलिए वो जूही को वहीं रहने का ऑर्डर देता है, जबकि वे आखिरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की ओर दौड़ता है। लेकिन गॉड की मूर्ति उसके पिछवाड़े के पीछे लगी पड़ी है। वो बाल बाल बचता है कुचले जाने से और अफरा तफरी में वो गलती से किसी और मूर्ति के सामने गिर जाता है जो उस पर हमला करती है और जमीन को तोड़ देती है और जूही को लगता है कि वो गया, लेकिन हम उसे आखिरी मूर्ति की तरफ रेंगते हुए देखते हैं। वो हार मानने से इनकार कर देता है पर गॉड की मूर्ति उसके पीछे है अभी भी। बड़ी वाली मूर्ति जिनवू के ऊपर डांस करने का फैसला करती है, लेकिन जिनवू की किस्मत उसकी शक्ल से कहीं गुना अच्छी है जो उसको बचा लेती है और आखिरी मूर्ति म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है और जिनवू आखिरकार उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तो गॉड की मूर्ति थोड़ा उदास महसूस करते हुए अपने सिंहासन की ओर वापस चली जाती है और इस तरह दूसरा रूल भी पूरा हुआ। जो इसके पास आती है और देखती है कि इसकी तो एक टांग ही नहीं है। वो अपने जादू से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चटनी निकल जाती है पर वो उसे ठीक नहीं कर पाती है। अब हर कोई चारों ओर देखता है और सबको पता चलता है कि उनकी टीम के काफी मेंबर्स की टमाटर की चटनी बन चुकी है। किम सांगची को दोषी बोलता है और जब सब हो रहा है उसका इल्जाम उस पर लगाता है क्योंकि वो ग्रुप का लीडर है इसलिए। लेकिन बाकी सब सोचते हैं कि किम बेटा तुम तो दोगले निकले, क्योंकि वही था जिसने सबसे पहले नियम तोड़ने का सुझाव दिया था। वे एक दूसरे को माँ बहन की गाली देने लगते हैं, लेकिन सांगची सारी जिम्मेदारी लेता है क्योंकि आखिरी डिसीजन उसी ने लिया था। अचानक कहीं से एक चीज बाहर निकल आती है और जिनवू तीसरा रूल याद दिलाता है। उन्हें कोड को अपना दिखाना होगा, विश्वास। वो सोच रहा है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बलिदान देना होगा। किम का सुझाव है कि सांगची को अपना देना चाहिए बलिदान, क्योंकि उसका सबसे छोटा है, क्योंकि वो लीडर है और सांगची भी अपनी ठुकाई करवाने के लिए रेडी है। वो उस चीज की ओर जाता है, लेकिन तभी आग प्रकट होती है जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनवू ने उसे उस चीज के करीब जाने में मदद करने के लिए कहा ताकि वो उसकी जांच कर सके। जैसे जैसे वो करीब जाते हैं आग की लपटें बढ़ने लगती है। जिनवू सोचने लगता है कि क्या कोई उन्हें बचाएगा और सांगची से पूछता है कि कुछ समझ में आया क्या। हालांकि उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। सांगची थोड़ा ज्ञान बांटता है और बताता है कि गेट 1 हफ्ते से खुला है। इसका मतलब है कि वे मूर्तियाँ किसी भी पर अपना डिस्को डांस शुरू कर सकती हैं। जिनवू याद करता है कि कैसे एक कोड को पूरी तरह खुलने में पूरा 1 हफ्ता लगता है और इसे डंजन ब्रेक बोलते हैं। और यदि वे बॉस को नहीं हराते हैं और डंजन के गेट को बंद नहीं करते हैं तो ये विशाल मूर्तियां उनकी दुनिया में नाचने निकल पड़ेगी। डंजन के बाहर जीना, जिनवू की स्टेप सिस्टर, अपनी माँ से मिलने जाती है और अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी माँ की आँख ही नहीं खुलती। डंजन में जिनवू सभी को बीच में आने को कहता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं चारों तरफ और आग की लपटें निकलने लगती हैं, जिससे चारों ओर नीली आग का घेरा बन जाता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब नीली आग की लपटें गायब होती हैं तो मूर्तियां हिलने लगती हैं, सबकी फटके 4 हो जाती हैं। लेकिन जिनवू ने देखा कि जब वो मूर्तियों को अपनी गंदी नजर से देखता है तो वो शर्म के मारे रुक जाती हैं। वह सभी को मूर्तियों को गंदी नजर से देखने के लिए बोलता है और उसका प्लान काम करता है। पर तभी एक आदमी को अपनी मम्मी की याद आती है और वो अपना आपा खो देता है और कल्टी मार लेता है। वहाँ से वो कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होता है। ये देख हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि रूल तो गॉड के प्रति अपना विश्वास बताने का था। जिनवू को दाल में कुछ काला लगता है और दाल में जो जिनवू को काला लग रहा है वो मेरा बाल है। लेकिन तभी एक और बंदा पहले वाले बंदे की तरह भाग जाता है। जिनवू चेतावनी देता है यदि और लोग चले गए तो मूर्ति को गंदी नजर से देखने वाले बंदे कम पड़ जाएंगे। उसका अनुमान है कि नीली लपटें उल्टी गिनती है और जब तक वे गायब नहीं हो जाती तब तक उन्हें जीवित रहना होगा। हालांकि किम जिनवू को बोलता है तेरी माँ की जिनवू भाई तू अपनी बात को साबित कर, फिर मानूंगा तेरी बात को। किम जिनवू ने जो अभी तक उसकी मदद की है उसके लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि उसकी सेक्सी बीवी और सेक्सी बेटी उसका वेट कर रहे हैं और वो भागने का फैसला करता है। जिनवू समझ जाता है कि वो सभी मूर्तियों को नहीं रोक सकता है, इसे सांगची, जूही और जिनवू को भागने के लिए कहता है। लेकिन जूही हिल नहीं सकती है क्योंकि उसका सारा पानी खत्म हो गया है। जिनवू सांगची को जूही को ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक पैर नहीं है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। वो जूही को एक एसेंस स्टोन देता है और कहता है कि इसे अपने अंदर डाल, इससे डिनर खरीद लेना। जिनवू को वो छोड़ना नहीं चाहती है और जूही छोटे बच्चों की तरह नाटक करने लगती है, लेकिन सांगची उसकी बत्ती गुल कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अब जिनवू अकेला बचा है और सभी मूर्तियाँ उसे अपनी गंदी नजरों से देख रही हैं। वो एक तलवार पकड़ लेता है और अंत तक लड़ने की योजना बनाता है। मूर्तियाँ हमला करती है और जिनवू की चटनी निकाल देती है। वो एक हाथ खो देता है
और उसकी गंदी वाली पिटाई होती है। एक मूर्ति तो उसको सेंटर में फेंक देती है और उस पर हमला करने वाली है। अपनी गंभीर हालत देख वो एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगता है। वो मरना नहीं चाहता है और फिर टाइमर खत्म हो जाता है और एक नोटिफिकेशन उसके सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि तेरी माँ के मजे ही मजे। जिसमें लिखा होता है करेज ऑफ द वीक हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब गंदी शक्ल वाले बंदे ने हिम्मत दिखाकर गेम को कंप्लीट कर दिया है। और उसके सामने एक ऑप्शन आता है कि वो एक प्लेयर बन सकता है, बस उसे परमिशन देनी है। अगर वो प्लेयर नहीं बनता है तो उसकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी और यस कहने वाला बटन दब जाता है। अचानक वो एक हॉस्पिटल में जागता है और वो एकदम टॉप कंडीशन में अपने शरीर को पाता है। वो सोच रहा है कि क्या ये सब एक सपना था क्या। तभी हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल अंदर आता है। जिनचुल बताता है कि वो 3 दिनों से सो रहा था। जिनवू हैरान है और सोचता है कि जूही और सांची का क्या हुआ। जिनचुल रात से पर्दा फाश करता है और बताता है कि वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन सांची का एक हाथ नहीं है और वो रिटायर हो सकता है। और जूही की तो मतलब हवा निकली हुई है और किसी अन्य मिशन पर जाने से पहले उसे अपने दिमाग को ठीक करवाना होगा। जब एसोसिएशन को जिंदा लोगों के बारे में पता लगा तो व्हाइट टाइगर गिल्ड डंजन में आई, लेकिन उन्हें कोई मूर्ति नहीं दिखी और कोई टैपर भी नहीं दिखा। जिनवू भी वहाँ कचरे की तरह पड़ा हुआ पाया गया। बाकी हंटर्स के टुकड़े भी मिले उनको, जिससे बाकी सर्वाइवर्स ने जो कहानी बताई वो साबित हो जाती है। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जिनवू को नई ताकत मिली है सेकंड अवेकनिंग की मदद से। लेकिन जब जिनचुल ने एक गैजेट के साथ उसके मैजिक को देखा तो वह देखता है कि इसकी माँ के मजे ही मजे। इसकी पावर तो छोटी बच्ची से भी कम है, जिससे जिनवू की गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है। इतने मैजिक लेवल को काफी बुरा माना जाता है क्योंकि सबसे कमजोर हंटर भी आमतौर पर 70 के आसपास स्कोर करते हैं। जिनचुल बोलता है कि उससे गलती हुई है और वे ये बोलकर कमरे से बाहर चला जाता है कि इससे ताकतवर तो उसका लड़का है जो अभी उसके अंदर है। जिनवू को अपनी गंदी शक्ल पर निराशा होती है और वो सोच रहा है कि किसी ने उसे कमरे में जो स्क्रीन फ्लोट कर रही है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वो तो उसके सामने है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर जीना उसके बारे में चिंता करते हुए आती है और ये बम फोड़ती है कि वो धंधा करेगी, क्या बोला तूने? नौकरी, और इसलिए वो स्कूल भी छोड़ रही है ताकि वो हंटरगिरी छोड़ सके, क्योंकि उसका हर बार का है हमेशा अस्पताल में। जिनवू उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उससे स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे वो नहीं दिख रही है। वो उसे पूछता है कि वो वीडियो गेम में मैसेज को कैसे चेक करती है और वो बताती है कि उसे केवल मैसेज बॉक्स खोलने की जरूरत है और सिस्टम उसके ऑर्डर को समझ जाता है और उसे पता चलता है कि उसे एक डेली क्वेस्ट पूरी करनी है। वो एक प्लेयर बनने के बारे में सोचता है और जीना उसे आराम करने को कहकर कल्टी मारती है और वो मैसेज पढ़ता है। उसे एहसास होता है कि सिस्टम उसकी हेल्प के लिए है, लेकिन अगर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसे दंड भी मिलेगा। वो डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और सिंपल एक्सरसाइज रूटीन उसके सामने आता है। और इस रूटीन में क्या क्या एक्सरसाइज है? वो ये जानता है कि इसको कंप्लीट नहीं करने पर उसको दंड मिलेगा। वो उसे नहीं करता है। उसे लगता है कि वो इसे हॉस्पिटल में पूरा नहीं कर पाएगा। वो जबकि लेने का फैसला करता है। इस बीच जिनचुल ने दादाजी को सारी जानकारी दे दी है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। दादाजी को ये मामला रहस्य से भरा लगता है। उसे एहसास होता है कि उन्हें डंजन के बारे में बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने इसे और जांच की आवश्यकता है वाले विशेष मामले के रूप में इसे सेव करने का फैसला किया। एक दूसरी जगह पर चोई ने चा को नए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बी रैंक डंजन की रेड में लीडर बनने के लिए कहा। उसे अपने ऊपर डाउट है कि वो सबके साथ कैसे करेगी ट्रेनिंग, लेकिन चोई ने जोर देकर कहा कि उसे सिर्फ चूसना है मॉन्स्टर्स का खून अपनी तलवार से और बाकी ग्रुप उसके मिलकर को देखकर मेरा मतलब है उसे देखकर सीख लेगा। चोई बोलता है कि उनका बड़ा है हंटर गिल्ड लोकली, लेकिन दुनिया में उनका सबसे बड़ा नहीं है हंटर गिल्ड। वे काफी छोटे हैं। वो जानता है कि वो अपने रैंक तो नहीं बदल सकते हैं, पर वो अपनी ट्रेनिंग से अपने फाइटिंग के लेवल को तो बढ़ा ही सकते हैं। अस्पताल में वापस जिनवू तो खराटे मार के सो रहा है, पर वो कुछ भूल गया है डेली क्वेस्ट के बारे में और उसे नींद आ जाती है। और अचानक वो एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट करता है और सिस्टम उसे 4 घंटे तक जिंदा रहने के लिए कहता है। जिनवू कंफ्यूजन में है और सोच रहा है कि क्या वो एक सपना देख रहा है क्या। फिर उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े वाले कन खजूरी से होती है। इस बीच अस्पताल में नर्सें अपना बिछवाड़ा खुजाकर सोच रही है कि वो गंदी शक्ल वाला जिनवू कहाँ गया, पर उन्हें पता नहीं है कि वो किसी और डायमेंशन में बड़े वाले कीड़ों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। जैसे जैसे और कीड़े दिखाई देते हैं उसे और डर लगता है और वो पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन अंततः उसकी पूरी चटनी निकल चुकी है। ठीक उसी समय
जब वो कीड़े का डिनर बनने वाला होता है, टाइमर 0 हो जाता है और वो अस्पताल में वापस आ जाता है और सिस्टम बताता है कि उसने पनिशमेंट को पूरा कर लिया है। हालांकि बेचारा जिन्वू बेहोश हो जाता है और नर्सें अंदर आती हैं और सोचती हैं कि क्या पगलौड़ी चल रही है। इस बीच जूही को डी रैंक मिशन के लिए इनविटेशन मिलता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी लास्ट डंजन के झटके में है। और तो उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वू अस्पताल में है और वो कोमा से बाहर आ चुका है, इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। हालांकि हॉस्पिटल में वो नर्सों को उसके बारे में चुगली करते हुए सुनती है, जो बोल रही हैं कि वो पागल हो गया है क्योंकि वो बिना रुके ही ट्रेनिंग करे जा रहा है। जिन्वू एक ब्रेक लेता है और हमें पता चलता है कि डेली क्वेस्ट पूरी करने के बाद उसे 3 प्रकार के इनाम मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी, जिसका उपयोग वह दौड़ने से होने वाली अपनी थकावट से छुटकारा पाने के लिए करता है। इसके बाद उसे एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। वो कुछ पॉइंट अपनी ताकत में लगाता है और बूम, वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन उसे अजीब लगता है और उसे लगता है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इस बीच जब वो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा है जैसे वह कोई एलियन हो। अपने कमरे में वापस आकर वो बताता है कि जब वो डेली क्वेस्ट पूरी करता है तो उसे एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है। वो इसे खोलता है जिससे एक चाबी निकलती है और सिस्टम उसे बताता है कि वो इसे सबवे में ईस्टेस डंजन के गेट को ओपन करने में इस्तेमाल कर सकता है। वो कंफ्यूज है, लेकिन उसे लगता है कि ये चाबी स्ट्रॉन्ग होने के लिए VIP पास की तरह है, इसलिए वो निकल पड़ता है। रास्ते में जिन्वू अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और हमें फ्लैशबैक से 4 साल पहले के बारे में पता चलता है, जब उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई थी। पता चला कि उसे एक रेयर इटर्नल स्लीप डिसीज हो गई है, जो गेट से निकली माना के संपर्क में आने से होती है। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लाइफ सपोर्ट पर है। और फिर पैसे कमाने के लिए जिन्वू एक मजदूर बन जाता है, लेकिन अचानक उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है और वो एक हंटर के रूप में काम करने लग जाता है। वो अपने जीवन में बदलाव को लेकर उत्साहित है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे इतना बदसूरत, नल्ला, अकेला, कमजोर है कि वे एक गॉब्लिन को भी नहीं हरा सकता है। बाकी हंटर उसे बहुत समझते हैं और ऊपर से उसकी गंदी शक्ल। वर्तमान में वापस जिन्वू एक्सरसाइज करता है और सख्त लौंडा बन जाता है। वो अपनी चाबी के साथ मेट्रो की ओर जाता है और ईस्टेस डंजन का गेट खोल देता है। वो एंट्री करने का डिसीजन लेता है और सोचता है कि अगर ये बहुत खतरनाक हुआ तो वो भाग जाएगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है और सिस्टम उसे बताता है कि उसे बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा बाहर निकलने के लिए। जिन्वू को पता नहीं है कि वो इस मिशन के लिए रेडी भी है या नहीं। जिन्वू डंजन में अंदर जाता है और अचानक से 3 गॉब्लिन आते हैं। वो तेजी से चलने वाले छोटे बदमाश हैं और वो उनका सामना करने की पूरी कोशिश करता है। जब एक गॉब्लिन उसमें घुसाने की कोशिश करता है अपना बड़ा वाला चाकू, तो वो गिर जाता है और बच के जवाबी हमला करता है और एक ही झटके में गॉब्लिन को मार डालता है। अचानक एक बड़ा खतरनाक भेड़िया आता है और जिन्वू पर मॉन्स्टर की तरह हमला कर देता है और उसके चाकू को ऐसे तोड़ देता है जैसे कि वो टूथपिक से बना हो। उसे एहसास होता है कि ये गॉब्लिन से ज्यादा ताकतवर है और उसके पैर कांपने लगते हैं और उसे डर भी लगने लगता है। भेड़िया उसके पास आता है और अपने पंजे की मदद से उसे घायल कर देता है और उसे याद आता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए अगर उसे कोई खतरनाक चोट लगती है तो वो मर जाएगा। भेड़िया उसकी ओर आता है और वो भेड़िए के हमले से बचता है और अपने शरीर को हल्का महसूस करता है और वो अपने डर पर काबू करता है। एक शक्तिशाली मुक्का मार के भेड़िए को चारों खाने चित कर देता है। वो सोचता है कि अपनी ताकत पर ध्यान देकर वो भेड़िए को हरा सकता है और उसको एहसास होता है कि जो उसने अपनी पावर को बढ़ाया है ये उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि भेड़िया अभी तक हमेशा वाली नींद के लिए नहीं सोया है। वह एक झटके में अपने पंजे पर वापस खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए रेडी होता है। अपनी मुट्ठी से वो भेड़िए को रोकता है और ये देखकर आश्चर्यचकित है कि उसके हमले काम कर रहे हैं। लेकिन जब उसे लगता है कि भेड़िया उसके लेने वाला है खबर अच्छे से, तो वो वहाँ से भागने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। और ठीक उस समय जब वो भेड़िए का खाना बनने वाला होता है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे अपनी इन्वेंट्री में कुछ याद आता है और तेजी से वो एक जादुई तलवार निकालता है और भेड़िए को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो हैरान है कि उसकी इन्वेंट्री में तलवार कहाँ से आई, क्योंकि वो जानता है कि ये किम की है और इसे खरीदने के लिए उसको अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। लेकिन वो इसके बारे में ना सोचने का फैसला करता है और उसने ये भी नोटिस किया कि उसके घाव ठीक हो गए हैं। हालांकि 2 और भेड़िए उसकी लेने आते हैं खबर, लेकिन उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसकी तलवार जमीन में फंस जाती है और वो घबराने लगता है। लेकिन जैसे ही भेड़िया उसके पास आने वाला होता है तो वो पूरी ताकत लगाता है और तलवार को फ्री कर लेता है और उससे हमला करता है। लेकिन भेड़िया उसका ब्लेड पकड़ लेता है,
इसलिए वो एक तेज किक मारता है जिससे भेड़िए की पकड़ ढीली हो जाती है और अंतिम हमले के साथ वो भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर देता है और दूसरा भेड़िया जिन्वू का गैंगबैंग करने के लिए बंदे बुला के लाऊंगा बोलकर भाग जाता है। जिन्वू राहत की सांस लेता है और देखता है कि उसका लेवल 2 पर पहुंच गया है। वो फाइट को याद करता है और नोटिस करता है कि उसका लेवल क्वेस्ट पूरी करने पर नहीं बढ़ा कमी, और उसे पता चलता है कि असली फाइट से उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है। और अपने लेवल को बढ़ता देख वो समझ जाता है कि लेवल बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा आसान है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उसे डेली क्वेस्ट से 3 पॉइंट मिलते हैं, जबकि हर एक लेवल के साथ उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जिन्वू 5 मॉन्स्टर को हराने के बाद अपने आप पर काबू करता है ताकि वो ज्यादा हवा में न उड़े। वो सिस्टम में मैजिकल इक्विपमेंट की जांच करता है और उसे एक शॉप का ऑप्शन दिखता है और शॉप से वो कुछ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका लेवल कुछ भी खरीदने के लिए बहुत कम है। इसलिए वो कुछ चीजें बेचने का फैसला करता है और उसको 20 गोल्ड मिलते हैं। वो ये सोचता है कि इसकी कीमत क्या ही होगी, क्योंकि वो एक ई रैंक डंजन में है। वो डंजन की भूल भुलैया में अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है और वो आश्चर्य से सोचता है कि उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ मिलेगा। हालांकि वो भेड़िया अपने गैंग के साथ आता है जिन्वू का गैंग बैंग करने, और वो सोचता है कि इनसे तो बस उसकी एक्सपी बूस्ट होगी। वो अपनी तलवार को स्विंग करता है और भेड़िए उसे घेर लेते हैं, पर वो सबकी चटनी निकाल देता है और बिना डरे वो उन सभी को हरा देता है, जिससे उसका लेवल और बढ़ जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। जिन्वू नोटिस करता है कि उसकी तलवार टूटने की हालत में है और उसे इस बात की खुशी है कि उसकी अभी तक नहीं टूटी है। उसे पता चलता है कि हथियार बदले जा सकते हैं और उसे खुशी है कि लड़ाई खत्म हो गई है। वो देखता है कि फाइट खत्म होने पर उसे क्या क्या मिला है और वो क्या देखता है कि उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला है, जिसकी मदद से वो डंजन से कल्टी मार सकता है। लेकिन वो और मॉन्स्टर्स को हराने और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो डंजन में रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो टेलीपोर्ट करेगा तो डंजन गायब हो सकती है। इसी बीच जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है कि पास में एक डंजन ब्रेक हो गई है और हीलर की कमी है। उसने पहले भी मना कर दिया था, इसलिए वो सोचती है कि वो दोबारा मना नहीं कर सकती है, खासकर जिन्वू का देखने के बाद। जिन्वू की मेहनत देखने के बाद वे मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। दूसरी ओर जिन्वू डंजन में काफी अंदर आ गया है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को वो आसानी से पेल देता है। उसने देखा कि उसकी फाइट्स आसान होती जा रही हैं और उसे ये समझ आता है कि मॉन्स्टर की ताकत उसके नाम के कलर से पता लगाई जा सकती है। सफेद नाम वाले मॉन्स्टर कमजोर होते हैं, जबकि लाल नाम वाले मॉन्स्टर शक्तिशाली। उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिन भेड़ियों के नाम पहले लाल हुआ करते थे वे सफेद दिखने लगे हैं। डंजन बॉस को पास आते हुए वो महसूस करता है वे उसे हरा सकता है या नहीं, इसके बारे में वो चिंतित है, लेकिन फिर भी वो फाइट करने का फैसला करता है। वो अपने दूसरे घर गटर में पहुंच जाता है और अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है। वो मॉन्स्टर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मानो उसके पीछे कोई कुत्ता लगा हो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे धकेला जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार भी टूट गई है और एक विशाल स्नेक रेंगता वो उसके सामने आता है। उसका नाम ऑरेंज कलर में है। इसका मतलब है कि वो जिन्वू के लेवल के बराबर है। उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार स्नेक के स्केल से ढके शरीर पर काम नहीं करेगी। स्नेक हमला करता है और जिन्वू मुश्किल से बच पाता है और वो सोच रहा है कि वह उसे कैसे हरा सकता है, और स्नेक जिन्वू के पीछे लग जाता है और उसके हमलों से बचने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कोशिश के बावजूद वो उसके पूंछ से टकरा जाता है, जिससे वो उड़ जाता है। स्नेक के हमले की वजह से जिन्वू खुद को ट्रेन की पटरी पर पड़ा पाता है। वो तेजी से रास्ते से हट जाता है और टक्कर से बाल बाल बच जाता है। अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए वह सबसे कमजोर हंटर के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है और स्ट्रॉन्ग बनेगा ये खुद से वादा करता है। जिन्वू को एहसास होता है कि वो अभी भी जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नहीं है। वो सोचता है कि उसे अपने बेकार और उपहास से भरे जीवन से मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जिन्वू स्नेक से लड़ता है, उसे याद आता है कि उसे सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है, जो उसके स्ट्रॉन्ग होने के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा देता है। वो स्नेक पर हमला करता है और उसके हमलों से बचता है और अपनी तलवार से उसकी खाल पर वार करता है। जब स्नेक जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो वह उसके हमले से बच जाता है। फिर जैसे ही स्नेक उसे खाने की कोशिश करता है तो वो उसके शरीर से चिपककर गायब हो जाता है। जिन्वू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी खाल को कुचल देता है, जिससे स्नेक की चीखें निकल जाती हैं। गुस्से में स्नेक उसे एक खंबे में दे मारता है, लेकिन जिन्वू ने उसका कसके पकड़ लिया है। मेरा मतलब है कि उसको कसके पकड़ लिया है। वह अपनी पूरी ताकत से स्नेक की गर्दन को दबाता है, जिससे स्नेक की चटनी निकल जाती है। स्नेक कमजोर हो जाता है और अंततः जिन्वू के लगातार हमले के आगे झुक जाता है। फिर सिस्टम उसको विनर घोषित करता है। बॉस स्नेक को हराने के बाद जिन्वू को इनाम के रूप में सांप के जहर की एक शीशी के साथ एक शक्तिशाली खंजर मिलता है। उसे पता लगता है कि जहर काफी भयानक है, क्योंकि जहर विरोधी की ताकत को कम करता है और उसके डिफेंस को बढ़ाता है। स्नेक बॉस को हराने के बाद जिन्वू मेट्रो से बाहर निकलता है
और देखता है कि डंजन वापस पहले जैसी हो जाती है। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तभी एक सैनिक उसके पास आता है और उसकी गंदी शक्ल देखकर बोलता है कि निकल यहाँ से, निकल भाग यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो जिन्वू की तलवार को देखता है तो उसे पता लगता है कि वो एक हंटर है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। और पता लगता है कि डंजन ब्रेकआउट की वजह से पूरा शहर तितर-बितर हो गया है, पर सब कुछ काबू कर लिया गया है, बस एक चीज को छोड़कर। वो है एक विशाल गोलेम जो हंटर्स पर हमला कर रहा है। वे बेचारे ई रैंक हंटर्स उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन गोलेम का प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। लोग दूर से सारा नाटक देख रहे हैं और हंटर्स को गोलेम का डिफेंस तोड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें पता लगता है कि उनके सबसे स्ट्रॉन्ग हमले से भी उसका कुछ नहीं होता है। जिन्वू फाइट की जगह पर आता है और देखता है कि ज्यादातर हंटर ई रैंक वाले हैं जिनके पास काफी कम ताकत है। वह वहाँ जूही को देखता है जो मैजिक करके हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डंजन की उसकी पुरानी यादें उसको अभी भी परेशान कर रही हैं। जिन्वू समझ जाता है कि वो अभी तक सदमे से नहीं निकल पाई है। वो देखता है कि उनका मुकाबला एक डी रैंक बॉस से है जो कि कमजोर है, उस नेक से जिसकी चटनी वो अभी निकाल कर आया है। और जिन्वू उनकी मदद करने का फैसला करता है। हंटर हार की कगार पर है, इसलिए जिन्वू अपनी तलवार को द ग्रेट खली की ताकत के साथ फेंकता है जो कि गोलेम की गंदी शक्ल पर जाकर लगती है और बाकी हंटर्स को एक मौका मिल जाता है जिसका फायदा उठा के वो गोलेम को हरा देते हैं। उनमें से एक को हैरानी होती है कि उन्होंने उसे कैसे हरा दिया, क्योंकि उनके हमले तो काम कर नहीं रहे थे। और वो जमीन पर एक तलवार को देखता है और इसके बारे में पूछता है। एक सैनिक जिन्वू की ओर इशारा करता है, लेकिन वो वहाँ नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही कल्टी मार के निकल चुका है, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला गोलेम की दुनिया हिला देगा। अंत में फाइट खत्म हो गई और जूही आश्चर्य से सोचती है कि क्या वो जिन्वू था जिसने मदद की। टाइम बीतता है और हॉस्पिटल में नर्स जिन्वू के बारे में कुचड़ चुगली कर रही है। वो उसकी गंदी शक्ल के अलावा जो उसकी अच्छी मस्कुलर बॉडी है उसके बारे में बात कर रही है। दूसरी तरफ जिन्वू अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी अच्छे से, पर ये प्यासी नर्सें उसके शरीर में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बातें करना बंद ही नहीं करती। कुछ टाइम बाद जब जिन्वू अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता है, एक नर्स उसके कमरे में आती है और वो उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर पानी पानी हो जाती है। आज जिन्वू का हॉस्पिटल में आखिरी दिन है और नर्स मौके का फायदा उठाती है और जिन्वू से बोलती है कि उसको चाहिए उसका नंबर। जिन्वू को अपनी गंदी शक्ल के बारे में पता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता कि वो नर्स उससे उसका मोबाइल नंबर क्यों मांग रही है। उसे लगता है कि नर्स उसको हॉस्पिटल के बाद इलाज करने के लिए बुलवाना चाहती होगी, पर जिन्वू जानता नहीं है कि नर्स तो जिन्वू के हाथों डिस्ट्रॉय होना चाहती है। कहीं और हम एस रैंक हंटर बैक को देखते हैं, जिसे एक टीवी शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इंटरव्यू करने वाले से पूछती है कि वो एक दिन में कितनी लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेरा मतलब है मॉन्स्टर्स को। वो बताता है कि वो डेली ट्रेनिंग करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर सके, मेरा मतलब है मॉन्स्टर्स को। उसने बताया कि वो फायर फाइटर हुआ करता था, इसलिए वो जानता है कि किसी में आग लगी हो तो कैसे बुझाई जाए। क्या बोला तूने? इंटरव्यू देख रही जीना सोचती है कि इसका काफी बड़ा होगा लेवल, और तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे देर हो रही है। जिन्वू उसको जल्दी करते हुए देखता है और उसे स्कूल जाते समय सावधान रहने की सलाह देता है। वो देखती है कि वो काफी अलग लग रहा है। उसे लगता है कि ये उसकी ट्रेनिंग की वजह से होगा, और जैसे ही वो भागने वाली होती है जिन्वू उसे लंबा वाला देता है छाता और सुरक्षित रहने के लिए कहता है। जीना के जाने के बाद जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट की जांच करता है और देखता है कि उसकी मसल्स बढ़ गई है, और वो समझ जाता है कि ये उसके बढ़े हुए लेवल की वजह से होगा। उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपने एबिलिटी पॉइंट बांटे नहीं हैं, और उसने सोचा कि उसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल की ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग दिमाग की भी जरूरत है। इसलिए वो अपनी एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ाने का फैसला करता है। तभी उसके मकान मालिक का फोन आता है जो उसे याद दिलाता है, अपनी बेच उसको 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 ये सब करके बेच के अमीर हो। कि भिखारी किराया कब देगा तू। जिन्वू ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे किराया दे देगा जल्द से जल्द। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और वो डंजन रेड में जाकर अच्छा पैसा कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन एक दिक्कत है, उसकी रैंक अभी भी ई है। वो अपनी रैंक को बढ़ाने और ज्यादा माल कमाने के लिए अपने लेवल का रिवॉल्यूशन कराने के बारे में सोचता है। हालांकि उसे चिंता है कि इससे उसे काफी अटेंशन मिल सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी स्थिति काफी गंभीर है। इसलिए वो रिवॉल्यूशन ना करवाने का फैसला करता है। ई रैंक हंटर को काफी ज्यादा पैसा देने वाली एक जॉब ओपनिंग दिखती है। जिन्वू को खुश होकर वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है और वो भी दौड़ कर जाता है ताकि उसकी डेली क्वेस्ट भी पूरी हो जाए। वहाँ उसकी मुलाकात डोंग सुक नाम के एक हंटर से होती है और डोंग सुक का साथी जिन्वू की गंदी शक्ल देख उसे पहचान लेता है कि ये तो वही
गंदी शक्ल वाला सबसे बड़ा डरपोक है, जिसको दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है और जिसकी हर डंजन में ठुकाई होती है। डोंग सुक उसके दोस्त की तरफ से माफी मांगता है जो उसने उसकी गंदी शक्ल और उसके बारे में बोला उसके लिए, जिस पर जिनवू भी आराम से बोलता है कि उसकी शक्ल ही गंदी है तो वो कर ही क्या सकता है। काम के बारे में उत्सुक जिनवू को डोंग सुक से पता चलता है कि सी रैंक डंजन में एंट्री करने के लिए उनकी टीम में 2 लोगों की कमी है और वो उसके लिए हंटर्स की तलाश में है, इसलिए उन्होंने हंटर साइट पर जॉब ओपनिंग डाली थी। डोंग सुक बताता है कि जिनवू को मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। जिनवू मोटा माल जो उसको मिलने वाला है उसके बारे में सुनकर सारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आता है लेबर वाला काम और उसका काम सिंपल है, सामान उठाओ और कुली बन जाओ। जिनवू हैरान होकर पूछता है कि उसकी टीम में कोई हीलर क्यों नहीं है। डोंग सुक ने बताया कि वो सब सख्त लौंडे हैं, इसलिए वो बिना हीलर के ही डंजन में जाते हैं। जिनवू कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ता है और उसमें लिखा है कि अगर डंजन में कुछ भी होता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पढ़ने के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तभी एंट्री होती है डी रैंक हंटर जिनहो की, जो कि उनके साथ ही चलेगा। हर कोई उसके इक्विपमेंट और कपड़ों से काफी प्रभावित होता है और सब समझ जाते हैं कि ये अंबानी का लड़का होगा जरूर। अंबानी में वो सभी गेट में एंट्री करने के लिए रेडी है। हर कोई गेट जो कि काफी बड़ा है उसको देख के इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जिनवू जिसका दुनिया में सबसे छोटा है बताता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के अनुसार जो चीजें मायने रखती है वो है उसमें से निकलने वाली एनर्जी। गेट में एंट्री करते हुए उसे डंजन में चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और जादूगर डंजन को रोशन करता है अपने जादुई मंत्रों से। लेकिन जिनवू को ये सब देखकर उस गुफा की याद आती है जिसमें वो मरते मरते बचा था, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैक है और कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। उनका रास्ता रोकने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पास आते हुए मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। जब उन्हें लगता है कि उनकी लगने वाली है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं तो घबराहट के मारे सबकी हवा टाइट हो जाती है और सब सोच में है कि मॉन्स्टर कहां से निकलेंगे। जिनवू जो कि सेंस कर सकता है कि मॉन्स्टर कहां से हमला करेंगे, चारों ओर देखता है और भविष्यवाणी करता है कि चींटियां ऊपर से हमला करेगी। जिनवू की चेतावनी उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी कर देती है और वो चींटियां ऊपर से हमला करती हैं। सारी मारपीट देखते हुए जिनवू ने नोटिस किया कि जिनहो में ताकत की कमी है, लेकिन उसके फैंसी कपड़े उसकी इस कमी को दूर कर देते हैं। सारी फाइट देखकर जिनवू को लगता है कि हर कोई चींटियों को अच्छी तरह से संभाल रहा है और जिनवू थोड़ा नाराज है। उसको लगता है कि ये तो बच्चों वाली चींटियां हैं, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चींटियों को कुचलने वाली जीत के बाद सब लोग एसेंस स्टोन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और डोंग सुक जिनवू की चेतावनी के बारे में पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि चींटियां कहां से हमला करेगी। गंदी शक्ल वाला जिनवू बोलता है कि ये तो उसकी गट फीलिंग थी। जादूगर चींटियों पर कुछ काटने के निशान देखता है, जिससे ये पता चलता है कि चींटियां किसी बड़े मॉन्स्टर के साथ कुश्ती करके आई है। जिनहो फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही उछलने लगता है और बोलता है कि ये उसका फर्स्ट मिशन है और वो अपने अमीर बाप को थैंक यू बोलता है उसको फैंसी इक्विपमेंट देने के लिए। हालांकि जिनवू उसको आसमान से उतरने के लिए बोलता है और सावधान होने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी छठी इंद्रियां उसे बता रही हैं कि आगे चलकर उनके लगने वाले हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड में हंटर जिम में एक्सरसाइज चल रही होती है, तभी अचानक एक धमाका होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस जिम में ऐसा होता रहता है और पता चलता है कि ये तो उनका गिल्ड मास्टर बीक है, जिसने एक चट्टान में एक बड़ा छेद कर दिया है। ये वही है जिसको छेद करना पसंद है। ये तो उसके लिए वार्म अप है और वो अपने चेलों को साफ सफाई करने के लिए बोलता है। डंजन में वापस जिनवू अभी भी सबका कुली बना हुआ है और सारा माल ढो रहा है। उसे डोंग सुक की टीम से कुछ अजीब सी वाइब आती है। वो सोच रहा है कि घंटे के सख्त लौंडे हैं ये, क्योंकि बिना हीलर के डंजन में आने का मतलब है उड़ते हुए तीर को अपने पिछवाड़े से कैच करना। रास्ते में उन्हें कुछ चींटियां दिखती हैं जिनका काम खत्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि बॉस थोड़ी ही दूर पर है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं उन्हें माना क्रिस्टल की चट्टानें दिखती हैं। वे माना क्रिस्टल से भरे एरिया में पहुंच चुके हैं और वह सभी सोच रहे हैं कि वो करोड़पति बनने वाले हैं। जिनवू के कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालता है और कॉन्ट्रैक्ट के एक पॉइंट को पॉइंट आउट करता है। जो चमकदार क्रिस्टल उन्हें मिले हैं वो उन्होंने लूटे नहीं हैं, वो तो उन्हें बस ऐसे ही मिले हैं, जिसका मतलब है कि जिनवू को भी क्रिस्टल में एक हिस्सा मिलना चाहिए। डोंग सुक उसकी बात से सहमत है, लेकिन एक बात बताता है कि क्रिस्टल बॉस की प्रोटेक्शन में है और एक बार जब बॉस को मार देंगी तो डंजन बंद हो जाएगी। तो बेस्ट प्लान ये है कि जब तक बॉस नींद ले रहा है उतनी देर में जितने हो सके उतने क्रिस्टल निकाल लो। पर एक प्रॉब्लम है, वो अपना खुदाई का सामान बाहर भूल गए हैं। अब उन्हें बाहर निकल के जाना होगा अपने इक्विपमेंट को लाने के लिए। जिनहो और जिनवू डंजन में रहते हैं जबकि बाकी सब निकल जाते हैं और डोंग सुक
जादूगर को अपने मैजिक से एंट्री गेट को क्लोज करने को बोलता है ताकि वो दोनों बाहर न निकल पाए। एक धमाकेदार हमले से जादूगर ने रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे जिन्हो और चिनवू अंदर फंस गए। तभी जिन्हो को जो उसके साथ हुआ उसका एहसास होता है। उसे डंजन रेड की डरावनी साइड जो सोंगची ने उसे बताई थी याद आती है और पता चलता है कि डंजन में मौत होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। धोखाधड़ी, खुदाई में दुर्घटना और धमाके से एंट्री गेट का बंद होना डंजन में आम बात है, जिससे पता चलता है कि उनकी लग चुकी है। जिन्हो अपने आप को दोषी मानता है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जो उसने बकवास बोली थी उसके लिए सॉरी बोलता है। लेकिन जिन्हो को डोंगसो की टीम पर पहले से ही शक था। वे शुरू से ही उनको मारने के लिए रेडी थे। फिर एक बड़ी मोटी गंदी शक्ल वाली मकड़ी की एंट्री होती है और जिन्हो की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है और मकड़े की ओर आगे बढ़ता है। ये मकड़ी उन सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे अभी तक जिन्हो ने फाइट करी है। वो अपने आप को मकड़े के खिलाफ कमजोर और गंदी शक्ल वाला समझता है, लेकिन फिर उसे वो टेंपल में जो उसकी ठुकाई हुई थी ना, उसकी याद आती है। उसकी तुलना में ये मकड़ी तो एक कमजोर पालतू जानवर की तरह है, एक फ्लॉप फिल्म के हीरो की तरह। जिन्हो को साइड में होने को बोलता है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा गंदी शक्ल वाली मकड़ी के साथ फाइट करना चाहता है। जिन्हो सोच रहा है कि जिन्हो की चटनी बनने वाली है क्योंकि वे एक गंदी शक्ल वाला सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है। जिन्हो हार मानने से इनकार कर देता है। उसे यकीन है कि उसके पास मकड़ी को हराने के लिए बड़ा वाला है हथियार और ताकत भी। दूसरी तरफ डोंगसुक और उसकी टीम नाचते हुए डंजन से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग अपना सिर उजागर पूछते हैं कि उन्होंने जिन्हो और जिन्हो को खत्म क्यों नहीं किया। और उनका बॉस अपना प्लान बताता है कि वे मकड़ी को जगाने और क्रिस्टल की खुदाई को बर्बाद करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। उसे यकीन है कि वो गंदी शक्ल वाला जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है वो बड़ी मकड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उनका प्लान ये है कि मकड़ी उन दोनों को डिनर के रूप में खा जाएगी और फिर वो खाने के बाद सो जाएगी। वो बंदूक लेके गोलियां चलाते हुए तो अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से मकड़ी को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डोंगसुक के पास एक बढ़िया चाल है। उसने गुफा के ऊपर एक रास्ता देखा है। ज्यादा से ज्यादा बुरा तो यही हो सकता है कि मकड़ी खाना खाने के बाद सोने न जाए, लेकिन कोई चिंता नहीं है। वो जिन्हो के इक्विपमेंट्स को गायब कर देंगे जिसकी कीमत सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी से भी काफी ज्यादा है। डोंगसुक और जादूगर प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए रेडी है क्योंकि वो जानते हैं कि वो दोनों अकेले वो स्पाइडर से नहीं बच सकते हैं। डोंगसुक ने तुरंत उन्हें याद दिलाया कि मकड़ी को कम मत समझो, वो एक खतरनाक बॉस है और उसे पूरा विश्वास है कि जिन्हो और जिन्हो की अच्छे से बचने वाली है। डंजन में जिन्हो को समझाने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर बी रैंक हंटर भी होता तो उसे ही सी रैंक डंजन में परेशानी होती। और जिन्हो से बोलता है कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पर जिन्हो अपनी नई ताकत के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि वो सबसे कमजोर है, हालांकि उसी सेकेंड अवेकनिंग हुई है और उसका लेवल भी बढ़ गया है। लेकिन सांप और गोलेम जो कि केवल डी रैंक के थे, उनकी तुलना में ये स्पाइडर का लेवल तो कुछ अलग ही है। फिर भी जिन्हो को इससे डर नहीं लग रहा है और उसे सब कुछ आसान लग रहा है। शायद वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि सी रैंक के बॉस उसे अब डरा नहीं सकते हैं। जिन्हो इतनी स्पीड में आगे बढ़ता है इससे जिन्हो की हवा टाइट हो जाती है। इस बीच दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दादाजी थका देने वाली मीटिंग के बाद जिनचुल से बात करते हैं। जिनचुल एक दोस्त होने के नाते दादाजी को फाइट खेलने का आइडिया देता है ताकि उनकी थकान दूर हो जाए। दादाजी को आइडिया पसंद आता है और वो बोलते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी चलो। लेकिन जिनचुल को एक हमला करने के लिए भी काफी कोशिश करनी पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दादाजी उसे चारों खाने चिट कर देते हैं, जिससे फाइट में जीत हमारे दादाजी की होती है। जिनचुल ने दादा को थैंक यू बोला और तारीफ भी की कि वो कितने स्ट्रांग हैं। खासकर इतनी उम्र होने के बावजूद दादाजी अच्छे से अपनी तारीफ और प्रशंसा को स्वीकार करते हैं और जिनचुल की तारीफ भी करते हैं। ये बोलकर कि उसकी टेक्निक में काफी सुधार आया है। वे जिनचुल को ट्रेनिंग में लापरवाही न करने की सलाह देते हैं क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वो मुश्किल प्रॉब्लम से अच्छे से निकल पाएगा। जिन्हो और मकड़ी की फाइट पर वापस जिन्हो मकड़ी के पैरों को काटने की कोशिश करता है और पता चलता है कि मकड़ी का कवच अंबुजा सिमट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मकड़ी के हमले इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो उसे लग गए तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जिन्हो दूर से जिन्हो की बिजली से भी तेज हमलों को देखता है। उसे डाउट है कि जिन्हो ने जानबूझकर अपनी पावर्स को कम किया होगा ताकि उसका लेवल कम हो सके। लेकिन फिर जिन्हो के मन में एक डरा देने वाला विचार आया कि केवल कुछ हंटर ही ऐसा कर सकते हैं और वो आमतौर पर ऐसे प्रकार के होते हैं जिनको मॉन्स्टर की चटनी बनाना और खाना पसंद है। इस बीच जिन्हो को परेशानी हो रही है केवल मकड़ी के हमलों से नहीं
बल्कि थकान के कारण भी। वह जानता है कि अगर वो धीमा हो गया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग में एक योजना बनाते टाइम उसे अपने भरोसेमंद डैगर की बढ़िया वाली एबिलिटीज याद आती है। मकड़ी के सिर को अच्छे से देखते हुए वो समझ जाता है कि ये उसका कमजोर हिस्सा है। वो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन स्पाइडर उसकी गंदी शक्ल देखकर उसके मुंह पर अपना एसिड थूक देता है और वो बाल बाल बचता है। लेकिन जिन्वू इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वो अपनी डैश एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। कछुए के सामने खरगोश की तरह इधर उधर उछलता है। जिन्वू लगातार मकड़ी के सिर पर हमला करता है, लेकिन उस पर हमला करना मतलब पत्थर को गुदगुदी करना। जिन्वू उन छोटी बच्चियों की तरह नहीं है जो मकड़ी से डर जाएगा। वो हैकिंग और स्लैशिंग करता रहता है, एक गेमर की तरह जो अपनी लास्ट लाइफ पर खेल रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि थकावट उस पर हावी हो जाती है और वो डंजन की फर्श पर गिर जाता है। जब ऐसा लगता है कि स्पाइडर उस पर आखिरी हमला करने वाला है तो जिन्वू को अपना एक मूव याद आता है, फुल रिकवरी, और मकड़ी के जानलेवा हमले से बचते हुए वे सरप्राइज हमले के लिए आगे बढ़ता है और डायरेक्ट उसके 8 आंखों वाले चेहरे को निशाना बनाता है। खंजर का मैजिक चालू हो जाता है और मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और उसकी एनर्जी भी चूस ली जाती है। जिन्वू चूसने में माहिर हो गया है अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स की एनर्जी। जिन्वू अपने हमलों से स्पाइडर की हरी चटनी निकाल देता है और मकड़ी अंत में जमीन पर गिर जाती है और सिस्टम घोषणा करता है कि मकड़ी मर चुकी है और वो जीत चुका है। जिन्वू की ताकत से हैरान जिन्हो उन चमकीले चमकीले क्रिस्टलों की खुदाई करना शुरू कर देता है और जिन्वू को चिल्लैक्स करने के लिए कहता है। तभी डोंगसुक की टीम एंट्री लेती है और देखती है कि उन्होंने बॉस की फाइट मिस कर दी है। डोंगसुक और उसकी टीम को लगता है कि जिन्हो ने मकड़ी को मारा है, लेकिन वो गलत है और डोंगसुक जिन्हो को बोलता है जिन्हो को खत्म करने के लिए, और ये भी बोलता है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसे जिंदा जाने देंगे। लेकिन उसने मना कर दिया और वो लड़ने के लिए रेडी हो गया। इसलिए वो सब उसके पास आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मुक्केबाजी चालू हो, जिन्वू का सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, खत्म कर दे सालों को। वो इस नोटिफिकेशन से हैरान है और कंफ्यूज भी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जादूगर ने उस पर एक धमाकेदार हमला किया जिससे वो दूर जाकर गिरा। इस बीच बाहर दुनिया में कुछ हंटर्स एक साथ बैठे होते हैं, डंजन में हुई घटनाओं के बारे में चुगली करते हैं। एक लड़की बताती है कि वो ट्रेनिंग के लिए ए रैंक डंजन में गई थी और बूम, चांद आती है, सबकी कटाई कर देती है, बिल्कुल सब्जियों की तरह। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे बड़े गिल्ड में होना एक अच्छी बात है क्योंकि उन्हें कम खतरा होता है। फिर वो बातचीत का टॉपिक चेंज करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे आजकल नए हंटर्स की मौत ज्यादा बढ़ गई है डंजन्स में। डंजन में वापस जिन्हो के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि जिन्वू तो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गंदी शक्ल वाला जिन्वू अभी भी जिंदा है। जिन्वू दुनिया की कठोर वास्तविकता के बारे में सोचता है जहाँ केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रह सकते हैं। उसे हैरानी होती है कि वो ये बात कैसे भूल गया था। बेहोशी के करीब आते आते उसे एहसास होता है कि सिस्टम उसे जिंदा रहने के लिए लड़ने को बोल रहा है और उसे नोटिफिकेशन में मैसेज आता है कि बदमाशों की लाल चटनी निकाल दो वरना तुम्हारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। जिन्वू अचानक से अपनी मौत से बच के उठता है और सभी को चौंका देता है। वो इस दुनिया में पावर के महत्व को समझता है जहाँ कमजोरों को सब कुछ खोना होता है। दुनिया का सबसे कमजोर हंटर होने के बाद भी जिन्वू सबको चैलेंज करता है एक डरावनी ऑरा के साथ और बोलता है कि अपने किए का फल पाने के लिए रेडी हो जाओ। डोंगसुक की टीम का मेंबर उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी शक्ल गंदी है और वो सिर्फ ई रैंक हंटर है। उसके बाद क्या, जिन्वू उसकी गर्दन ही काट देता है। सभी के तोते उड़ जाते हैं और सब हैरान है कि इस भिखारी के पास तलवार और डैगर जैसी चीज कहां से आई। और जिन्वू को खुद भी पता है कि उसने एक बंदे की खोपड़ी खोल दी है। हालांकि वो सोचता है कि ऐसा करना जरूरी था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डोंगसुक की टीम अपने साथी के अचानक से सिर कटने से खुश नहीं है, इसे सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमारा लड़का जिन्वू फॉर्म में है। हमलों से बचते हुए वो अपना अंदर डालता है चाकू। जादूगर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे गायब होकर जादू दिखाता है और एक जोरदार हमले के साथ फिर से उसके सामने आता है और जादूगर को तुरंत हरा देता है। और डोंगसुक सोचता है कि ये क्या हो रहा है। उसे पता चल गया है कि जिन्वू तो छुपा रुस्तम निकला, उसने इतने सारे हमले छुपा रखे थे। जिन्वू ये दिखाने के लिए कि पापा कौन है, डोंगसुक के टीम के मेंबर पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। डोंगसुक को लगता है कि जिन्वू हमला करने के लिए अपनी स्पीड और डैगर का इस्तेमाल करता है और उसे लगता है कि उसके स्टील जैसे बॉडी पर उसकी टेक्निक काम नहीं करेगी। इसके बावजूद वे अपने साथियों का बदला लेने के लिए हमला करता है, लेकिन जिन्वू आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसके सिर को जमीन में घुसा देता है। ये महसूस करते हुए कि वो मरने वाला है, वो जिन्वू से दया की भीख मांगता है और कीमती क्रिस्टल देने का ऑफर देता है, जैसे कि क्रिस्टल कोई टॉफी हो। लेकिन जिन्वू माफ करने के मूड में नहीं है
वह उसे याद दिलाता है कि कैसे डोंग सुक की टीम ने कई बार उसे मारने की कोशिश की थी और ये डंजन वेगस की तरह है, यहाँ जो होता है वो यही रहता है। और डोंग सुक के अंतिम पलों में जिनवू बंदे के शरीर से उसके सिर को अलग कर देता है, जिससे उसकी क्वेस्ट पूरी हो जाती है और डंजन सरकारी सड़कों की तरह टूटने लगती है। और वो रिपोर्ट में बताते हैं कि डोंग सुक की टीम का कुछ स्पाइडी प्रॉब्लम की वजह से डंजन में ही अंत हो गया है। ऑफिशियल उनको तिरछी नजर से देखती है, खासकर जिनवू को, क्योंकि उसकी शक्ल ही इतनी गंदी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने। और उसका लेवल भी सबसे कम है, लेकिन तभी उसका ध्यान जिनवू के कपड़ों और इक्विपमेंट पर जाता है। जिनवू अभी भी सदमे में है कि उन्हें डोंग सुक और उसके टीम मेंबर को मारने के लिए इनाम मिल रहा है और उसे एक एबिलिटी भी मिलती है, मर्डरस इंटेंट, जिसका काम दूसरों को डराना है और उनकी ताकत और एबिलिटीज को आधा कर देना है। छोटे से दिमाग वाली ऑफिशियल ने फाइनली ये समझा कि जिन्होंने अपने स्टाइलिश और महंगे इक्विपमेंट की मदद से स्पाइडरमैन को मार दिया होगा, जबकि गंदी शक्ल वाला जिनवू जिसकी ई रैंक है वो किसी चट्टान के पीछे छुप गया होगा, छोटी बच्चे की तरह। जिनवू की तारीफ करता है जो कुछ भी उसने किया उसके लिए, और फिर बारिश शुरू हो जाती है। जिन्हो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन जिनवू शांति से बताता है कि उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी बहन को एक छाता दिया था और घर जाके वो अपनी बहन को और कुछ भी देगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।